पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए ये है कि आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे कि आज 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 10 दिसंबर को यानी कि आज कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम कवर करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को कवर हम कर लेते हैं। चलिए, मैं जरा पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद चलिए अब हम कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के जो नए अध्यक्ष हैं, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपने बताना है अनुराग ठाकुर, शशांक मनोहर, जय शाह या फिर शमी सिल्वा। तो साथियों, जो एशियाई क्रिकेट परिषद है उसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं शमी सिल्वा। चलिए इसके बारे में इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ये जो आपके शमी सिल्वा हैं ये आपके एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले जो एसीसी थी एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसके अध्यक्ष थे जय शाह। ये जो जय शाह हैं ये अमित शाह जी जो हम इस समय हमारे गृह मंत्री हैं उनके बेटे हैं। ठीक है, और ये इसके अध्यक्ष थे। इनकी जगह जो है अब शम्मी सिल्वा ने ले ली है और जय शाह जो है इनको आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग नोट करते चलेंगे, ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। और यदि आपको इस चीज की इस क्लास की पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं इसे आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि शम्मी सिल्वा का जो पूरा नाम है एक बार देख लीजिए। इनका पूरा नाम है अतुलु गामगे शम्मी सिराज सिल्वा। ठीक है, थोड़ा लंबा सा नाम है परंतु एक बार देख लीजिए। ये कौन है? श्रीलंका के खेल प्रशासक और श्रीलंका क्रिकेट के पूर्व अध्यक्ष जो ये हैं ये रह चुके हैं। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी की बात कर लेते हैं। ये एशिया में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों ये हुई थी 1983 में। आप लोग याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है, जिसे हम यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं। इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर पंकज खेमजी। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ इनको आप सब लोग नोट्स बनाते चलेंगे, सबको नोट करते हुए चलेंगे। आप लोगों के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम श्रीलंका की बात कर रहे थे, तो देखिए ये श्रीलंका आप जो देख रहे हैं ये मैप में ये आपका श्रीलंका है। ठीक है, सॉरी। चलिए अब आप मुझे बताएंगे कि श्रीलंका के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? ये हैं अनुराग कुमारा जो दिसानायके हैं, ये आपके प्रेसिडेंट हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये हैं हरिणी अमरसूरिया जो है यहाँ की प्रेसिडेंट है, पहली महिला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको पता है कि श्रीलंका की जो कैपिटल है वो क्या है साथियों? वो है आपकी कोलंबो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जितने भी हैं हमने सब ये कवर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आपसे पूछा गया है दिसंबर 2024 में कैबिनेट ने नवोदय विद्यालय योजना के तहत कितने नवोदय विद्यालयों को खोलने की मंजूरी दी है? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, नवोदय विद्यालय के नाम से और एक है केंद्रीय विद्यालय विद्यालय के नाम से। ठीक है, किसके नाम से? केंद्रीय विद्यालय। तो आप लोगों को पता है इनमें क्या एंट्रेंस बेस होते हैं। नवोदय में तो एंट्रेंस बेस पर एडमिशन होता है, 6th क्लास से एडमिशन होता है इनमें और 12th क्लास तक के ये स्कूल्स होते हैं। और इनमें आवासीय सुविधा होती है। ठीक है, यानी यहाँ स्टूडेंट्स को रहने की व्यवस्था होती है। ठीक है, और केंद्रीय विद्यालय तो मोस्टली है ही हर जगह इंडिया में, पर मुझे लगता है इसमें शायद एंट्रेंस बेस नहीं होता है। ठीक है, परंतु नवोदय जो है ये एक एंट्रेंस बेस्ड आपका स्कूल है। आपसे पूछा गया है कि दिसंबर 2024 में जो कैबिनेट है उसने कितने नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? और ये जो मंजूरी दी है ये दी है आपकी नवोदय विद्यालय योजना के तहत। तो साथियों अच्छा क्वेश्चन है। ये जो मंजूरी मिली है ये मिली है 28, याद रखेंगे 28 नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिली है। 28 तो आपके नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे और 85 आपके केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 28 आपके नवोदय विद्यालय हैं और 85 आपके केंद्रीय विद्यालय खोलने की जो है अनुमति मिल गई है। किसने ये बताया है? ये बताया है सूचना और प्रसारण मंत्री है। कौन है आपके? ये हैं अश्वनी वैष्णव। ठीक है, इन्होंने ये जानकारी दी है और इन्होंने ये भी बताया है कि इन स्कूलों को बनाने के लिए जो टोटल बजट है साथियों ये रखा गया है 8232 करोड़ रुपए।
ठीक है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय का बजट तो होगा 5,872 और नवोदय विद्यालय का बजट है साथियों इसमें 2360 करोड़। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। इन विद्यालयों को खुलने से क्या होगा, 1 लाख स्टूडेंट्स को फायदा होगा और 15,000 रोजगार इससे उपलब्ध होंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी सी और देख लीजिए। नवोदय विद्यालय योजना की हम बात करेंगे। 1986 के अंतर्गत साथियों इस योजना को मंजूरी दी गई थी। इसमें क्या है, इस योजना के तहत इसमें आवासीय विद्यालय हैं, ठीक है, ये इसमें स्टूडेंट्स को रहने की व्यवस्था होती है, यहीं रहकर ये स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और इनका जो रिजल्ट है वो भी काफी अच्छा है। ये क्यों बनाई गई, ये योजना क्यों लाई गई, इसका मुख्य उद्देश्य था साथियों ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। अब मैं आपको बताऊं, नवोदय विद्यालय की बात करेंगे तो देश में लगभग 661 अप्रोक्स मैं बता रही हूँ, ये अप्रोक्स जो है 600 650 से ज्यादा आपके नवोदय विद्यालय हैं। और केंद्रीय विद्यालय की बात करूंगी तो 1200 से अधिक आपके देश में जो है केंद्रीय विद्यालय वर्तमान में है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि दिसंबर 2024 में जूनियर महिला एशिया हॉकी कप जो 2024 है उसकी शुरुआत किस देश में की गई है, भारत, ओमान, जापान या फिर चाइना। ठीक है, तो साथियों ये जो शुरुआत की गई है आपकी, ये की गई है ओमान से। कहां से की गई है, ओमान से साथियों की गई है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जूनियर वुमेन्स एशिया हॉकी कप की शुरुआत मस्कट से हुई है, और मस्कट कहाँ है, ओमान की राजधानी है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। नोट करते हुए चलेंगे, सभी चीजों को नोट करते चलेंगे, आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहली बात तो ये हॉकी कप का क्या है, 9th एडिशन है, नोवा एडिशन है। इसमें कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, और 2024 के लिए भारत की टीम की जो कैप्टन है वो कौन है, वो है ज्योति सिंह, और कोच कौन है, तुषार खांडकी जो है वो आपके इसके कोच हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि दिसंबर 2024 में जो जूनियर मेंस एशिया हॉकी था 2024, उसका आयोजन कहाँ, मस्कट में किया गया था, और इसने इंडिया ने पाकिस्तान को इसमें हरा दिया है और 5वां ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, अब चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अंडर 21 फील्ड हॉकी चैंपियनशिप की, जिसकी शुरुआत हुई 1992। ऑर्गेनाइजर कौन है, एशियन हॉकी फेडरेशन। एर्थ की बात करेंगे 2023 में कहाँ हुआ, जापान इसने होस्ट किया। चैंपियन कौन था, इंडिया। रनर अप था साउथ कोरिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों से क्या पूछा गया है, करंट अफेयर्स ये चले हुए हैं आप लोगों के, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों को पता है। आजकल करंट अफेयर्स का जो वेटेज है एग्जाम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन कहता है किस देश को संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग, ठीक है, इसका 68वां जो सत्र हुआ है उसका अध्यक्ष साथियों चुना गया है भारत को। ठीक है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है साथियों, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, किसका, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 1946 में साथियों, इसकी स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर है आपका वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ है, वियना में इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का एक प्रमुख आयोग है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका आयोग है, किसके अंडर आता है, ये आता है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। इसका कार्य क्या है साथियों, मादक पदार्थों यानी जो नार्कोटिक ड्रग्स है और अवैध दवाएं, आप लोगों को पता है कुछ दवाएं अवैध हैं, उनसे संबंधित नीतियों, रिलेटेड पॉलिसी और कार्यक्रमों पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना जो है इसका साथियों मुख्य कार्य है। ठीक है, भारत की बात करेंगे तो भारत को जो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग है उसका अध्यक्ष तो बनाया गया है, और ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि जब भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब भी भारत के बारे में ऐसी कोई बात आती है ना तो ऐसे ना डार्क करके उसे हाईलाइट करके नोट कर लिया करो। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि शंभू कुमारन ने यूनाइटेड नेशन नारकोटिक्स कंट्रोल कमीशन के अध्यक्ष का साथियों पदभार संभाल लिया है। अब चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
क्वेश्चन कहता है भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? तो साथियों 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या फिर 7 दिसंबर। तो देखिए साथियों ये मनाया जाता है आपका 7 दिसंबर को। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है साथियों, ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी ये क्यों मनाया जाता है। साथियों झंडा दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1949 से। 1949 में क्या हुआ था कि हमारी सेना के पास धन नहीं था उस समय। देखिए कुछ भी जो कार्य है, चाहे वो सैनिकों को सैलरी देनी है, चाहे उनकी यूनिफॉर्म है, चाहे उनके लिए अम्यूनेशन है, कुछ भी है वो पैसे से ही होगा। और 1949 में जब हम आजाद हुए थे, उस समय हम उतने सशक्त नहीं थे कि अपने जवानों के लिए हम बजट इतना अच्छा दे सकें। तो साथियों इसे मनाने का जो निर्णय है, देश के सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए, उनके लिए पैसा जुटाना इनका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि उस समय हम बिल्कुल खोखले थे, उस समय हम बिल्कुल खाली थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। ठीक है साथियों, तो इसके लिए धन जुटाना, अपने देश के सैनिकों के लिए, सशस्त्र बलों के लिए धन जुटाना जो है उद्देश्य था। और ये दिन तीनों के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है, उन जवानों के सम्मान में इसे मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ठीक है साथियों, जिसे हम भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, ये देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया है, उनके उनके सम्मान के लिए ये दिवस हम मनाते हैं। इसके अलावा 4 दिसंबर की बात करते हैं, तो जिसको हम मनाते हैं इंटरनेशनल चीता डे और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, जो है हम साथियों 7 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस राज्य से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान की शुरुआत की? अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल या फिर महाराष्ट्र? तो साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को ये बताने वाली हूँ। देखिए ये जो इसकी जो शुरुआत की गई है साथियों, ये आप लोगों की गई है हरियाणा से। ठीक है, कहाँ से की गई है? हरियाणा से साथियों इसकी जो शुरुआत है वो की गई है। हरियाणा में कहाँ से की गई है? पंचकुला से साथियों इसकी शुरुआत की गई है। ये अभियान क्या है, 33 राज्यों में किया जाएगा, 347 जिलों में साथियों इसे चलाया जाएगा। ये जो अभियान है किसके तहत चलाया जा रहा है, ये भी देख लीजिए साथियों। ये चलाया जा रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत। ठीक है, 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने का इसका उद्देश्य है। ठीक है, टीबी का जल्दी से जल्दी पता लगाना और इस बीमारी को फैलने से रोकना जो है इसका साथियों उद्देश्य है। टीबी जो है जो किस लिए बढ़ती है, ये इसलिए बढ़ती है क्योंकि इसको समय पर इलाज ना मिल पाना ही टीबी को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलता है। यदि टीबी का समय पर इलाज ना करवाया जाए तो ट्यूबरकुलोसिस ये एक ऐसी बीमारी है साथियों, यदि ये जितनी पुरानी हो जाती है ये उतना खतरनाक रूप धारण करती चली जाती है, जिस कारण पेशेंट की सीधे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एक संक्रामक बीमारी है। आप लोग याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है कैसी डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस तो क्या है, ये संक्रामक बीमारी है। ठीक है, ये किससे होती है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। इसको आप याद रखेंगे और नोट कर लेंगे इस बैक्टीरिया का नाम। इस बैक्टीरिया का नाम मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये क्या करती है, आपके लंग्स को इफेक्ट करती है, लंग्स को पूरी तरह से प्रभावित करती है, जिस कारण व्यक्ति पूरी तरह कमजोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो चरण 4 परियोजना के रिठाला और कुंडली जो कॉरिडोर है उसको मंजूरी दी है। आप बताएंगे कि जो रिठाला से कुंडली का जो कॉरिडोर है ये कितने किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस है? तो साथियों आप लोगों को मैं नोट करवा दूं कि ये जो डिस्टेंस है ये होगी 26.463 किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये रिठाला जो है ये दिल्ली में है और ये कुंडली को इस कॉरिडोर को जोड़ा जा रहा है। 26 किलोमीटर की ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, 26 पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, इस किलोमीटर्स को डिस्टेंस को याद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट पर कुल जो खर्च किया जाएगा 6230 करोड़ रुपए इस पर साथियों खर्च किए जाएंगे। डीएमआरसी और दिल्ली गवर्नमेंट इसमें 50-50% की जो है साथियों साझेदारी कर रही है। सॉरी, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आप लोगों को पता है, सड़कों पर ट्रैफिक कम से कम करना और प्रदूषण को रोकना, कम करना ही इसका उद्देश्य है।
चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है कि यूएनजीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? देखिए, नोट कर लीजिए। आप लोगों की लिस्ट में एक दिवस और बढ़ गया है, जिसे अब हम जानेंगे 21 दिसंबर के नाम से। 21 दिसंबर को किस नाम से जाना जाएगा? अब वर्ल्ड मेडिटेशन डे के नाम से इसे साथियों जाना जाएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष अब हम 21 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को द्वारा जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, अब हम ये मनाएंगे। इसको मनाने के लिए मुख्य रूप से पहल किसने की है? भारत ने, श्रीलंका ने, नेपाल ने, लिंकटेस्टाइन ने, मैक्सिको ने, अंडोरा ने। ये वो देश हैं, मैक्सिको, जिन्होंने मिलकर वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने के लिए पहल की है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? आंतरिक शांति को बढ़ावा देना, संपूर्ण मानवता यानी ह्यूमैनिटी का कल्याण और आत्म विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो विकसित करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है वर्ल्ड मेडिटेशन डे। आप लोग भूलेंगे नहीं, नोट कर लेंगे। ठीक है, कि 21 दिसंबर को अब क्या मनाया जाएगा। और देखिए, जब कोई दिवस पहली बार मनाया जाता है तो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन वो होता है। ठीक है, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है वो, तो इसीलिए इसको आप लोग तैयार करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए क्या कहता है कि गूगल भारत में किस स्थान पर अपना पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, जिसे हम GSEC कहते हैं, स्थापित करेगा? बेंगलुरु में, मुंबई में, हैदराबाद में या फिर नई दिल्ली में? तो साथियों, गूगल जो गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर है उसे स्थापित करेगा हैदराबाद में। ठीक है, और ये पहला ऐसा सेंटर होगा। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कहाँ है? जापान। ठीक है, जापान, ध्यान रखेंगे कि एशिया प्रशांत में तो जापान है, जापान के बाद दूसरा वैश्विक स्तर पर जो गूगल का है, ये 5वां सेंटर है और एशिया में दूसरा है। ठीक है, एशिया में जापान में है और अब भारत में, और विश्व में ये 5वां ऐसा सेंटर है। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। इस सेंटर में क्या होगा? साइबर सुरक्षा और सुरक्षा इंजीनियरिंग, सेफ्टी इंजीनियरिंग से संबंधित रिसर्च के जो कार्य हैं साथियों, वो होंगे। साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेटा सिस्टम और नेटवर्क्स की सिक्योरिटी करना। इनका उद्देश्य क्या है? साइबर हमले, डेटा चोरी और अन्य जो ऑनलाइन खतरे हैं उनसे रक्षा करना इसका उद्देश्य है साथियों। सेफ्टी इंजीनियरिंग का उद्देश्य क्या है? सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन करना कि वे सुरक्षित और भरोसेमंद हो। ठीक है साथियों, चलिए हम आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रबर कॉन 2024 यानी इंटरनेशनल रबर कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ आपकी कहाँ पर हुई है? तो कोच्चि, मुंबई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों ये है। तो देखिए, ये हुई है आपकी केरल के कोच्चि में। कहाँ? केरल के कोच्चि में। ठीक है, रबर कॉन 2024 इंटरनेशनल रबर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया? केरल के कोच्चि में ये किया गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है? थीम आप लोग नोट कर लेंगे। थीम इंपॉर्टेंट होती है, थीम आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो थीम क्या है साथियों? थीम क्या है? थीम है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द रबर इंडस्ट्री, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। आप लोग याद रखें। रबरकॉन 2024 का जो आयोजन है द इंडियन रबर इंस्टीट्यूट एंड द इंटरनेशनल रबर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साथियों ये किया गया। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, यानी कि इसका उद्देश्य रबर उद्योग के नेताओं, शोधकर्ताओं, नीति निर्माता जो है एक मंच पर लाना इसका उद्देश्य है। सतत प्रथाएं, इंपोर्टेंट बात क्या है? इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पर विचार विमर्श करना उद्देश्य है। और रबर उद्योग में नवीनीकरण, कच्चा माल, ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है साथियों, अब देखिए, आप लोग देखेंगे कि 10 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब हमने इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये आज के करंट अफेयर्स हैं। और अब मैं मिलती हूँ करंट अफेयर्स में। डेली जो हमारी सुबह 7 बजे की क्लास है करंट अफेयर्स की, आप लोगों को डेली मिलेगी। ठीक है साथियों, ये क्लास लाइव नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो आप लोग बट अपना करंट अफेयर्स जरूर कवर करते चलें और मुझे बताएं बाद में कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। आपको इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं, इसमें जो नॉलेज आप लोगों को दी गई है या एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो भी हैं, आप मुझे बताएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में। अपनी पढ़ाई करते रहिएगा और नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा करंट अफेयर्स का। ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है साथियों? चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग